नमस्कार, दंडवत प्रणाम। मैं वैद्य पद्माकर पांडे अयोध्या से आप लोगों का अपने चैनल अपने राम में स्वागत करता हूं। आज मैं सर्वप्रथम उन सभी आदिवासियों जनजातियों भाइयों को नमन करता हूं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी आयुर्वेद को जीवित रखा, उसकी परंपरा को बिना किसी शिक्षा प्राप्त किए हुए, जिनको हम अनपढ़ कहते हैं, उन लोगों ने आयुर्वेद की जड़ी बूटियों के बारे में प्रयोग किया और उसका प्रचार प्रसार किया। उन सभी को मेरा नमन है। उसी में से एक जड़ी बूटी का मैं आज जिक्र करता हूँ, जिसका नाम है रुद्रवंती या रुदंती। इसका आयुर्वेद में वर्णन 13वीं शताब्दी में आचार्य शारंगधर हुए हैं, जिन्होंने शारंगधर संहिता लिखी हुई है। उन्होंने कुछ नए द्रव्यों का, जिनका पहले आयुर्वेद में वर्णन नहीं था, उनका वर्णन किया है। जैसे अकरकरा, उटंगन, खुरासानी अजवाइन जिसको कहते हैं हम लोग, पारसी यवानी, भांग और रुदंती या रुद्रवंती, उसका वर्णन सबसे पहले शारंगधर संहिता में शारंगधर जी ने किया। इसके बाद इसका प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ा और थोड़ा सा इस औषधि के बारे में आज भी रुदंती के नाम से 3 प्रकार की औषधियाँ पाई जाती हैं। थोड़ा सा अब इसमें से असली कौन है, इसमें विद्वानों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, थोड़ा मतभेद है, लेकिन फिर भी ये तीनों ही लगभग गुणों में समान ही हैं। और 2 प्रकार की जो इसमें है, रुद्रवंती 3 प्रकार की पाई जाती है। इसमें 2 झाड़ी नुमा, जैसे चने की झाड़ होती है छोटी, आधे फीट से 1 फीट तक, तो वो इसकी ऊंचाई होती है 1 फीट तक। तो 2 प्रकार की रुद्रवंती ये पाई जाती है, रुदंती। ये ज़्यादातर एक प्रकार की पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है और कुछ मैदानी क्षेत्रों में भी पाई जाती है। तो इसमें से एक जो बहुत प्रसिद्ध रुदंती है, उसका वर्णन, बॉटनिकल नेम जिसको वानस्पतिक नाम कहते हैं, उसका है क्रेसा क्रेटिका। तो क्रेसा क्रेटिका नाम से जो झाड़ है, चने के समान उसके पत्ते होते हैं और उसकी डंठल और पत्तों में छोटे छोटे रेशमी रोए पाए जाते हैं, जो रात में चमकते हैं देखने पर। इसीलिए क्रेसा क्रिटिका का जो पौधा होता है रुदंती का, वो रात में चमकता है और धूप में उतना नहीं चमकता। तो इसका प्रयोग चूँकि इतना ज़्यादा हुआ और कुछ संत महात्मा और कुछ रसायनज्ञ जो विद्वान थे इसका प्रयोग करते थे पहले, तो अनेक औषधियों जैसे तांबा, अभ्रक, इनके सबके भस्म बनाने पर इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग होता था। और इसका प्रयोग, इसकी जड़ सहित पंचांग का चूर्ण का भी प्रयोग होता था, जिससे कहा जाता है कि इसको खाने से, रुदंती को का लगातार सेवन करने से कोई रोग नहीं होता और युवा अवस्था बरकरार रहती है। इसलिए पहले जो संत महात्मा थे वो इसकी खोज में निरंतर लगे रहते थे। और आजकल तो ये दशा आ गई है कि इसका मिलना ही बहुत ही दुर्लभ हो गया है, क्रेसा क्रिटिका का। तो ज़्यादातर यूपी में फतेहपुर ज़िले में एक गांव है जिसका नाम है हसवा। उस गांव के किनारे, तालाब के किनारे, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता था। लेकिन जो रसायनज्ञ है और संत महात्मा है, ये रात्रि में जाते थे, चूँकि ये रात में चमकती है तो उसमें निशान लगा आते थे, रात्रि में तोड़ते नहीं थे। फिर दिन में जा कर के इसको तोड़ लेते थे, जड़ सहित उखाड़ लेते थे
और उसका प्रयोग अनेक प्रकार से करते थे। लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि जड़ मूल से ये लगभग समाप्त हो गई। तो फतेहपुर में ही एक खागा स्टेशन है, उस स्टेशन के पास एक गांव है जिसका नाम है हंसवा। तो हंसवा गांव के पास भी ये जड़ी बूटी उस तालाब के किनारे ही पाई जाती थी। और इसके पहचानने का सबसे बढ़िया जो तरीका है वो एक तो रात में ये चमकती है, दूसरे इसके डंठल से और पत्तियों से पानी की बूंदें टपकती हैं। तो पानी की बूंदें टपकने से ही इसका नाम रुदंती पड़ा कि ये रोती रहती है, ये वनस्पति रोती रहती है। और कुछ लोग कहते हैं कि ये इसलिए रोती है कि हमारे रहते हुए और तुम लोग इतने दरिद्र कैसे हो, इतने बीमार कैसे हो। तो उसका कारण ये है कि बहुत से रसायनज्ञ इसका प्रयोग बहुत पहले हमने सुना है कि वो सोना बनाने में भी करते थे, इसके स्वरस का और पंचांग का प्रयोग। और कभी भारत में सोना बनता भी था क्योंकि सोने की चिड़िया थी। तो हमारे अयोध्या में एक मंदिर है रेणुमोचन घाट पर, जिसके महंत हैं बागेश शरण जी। इनके गुरु जी थे नारद शरण जी। और हमने सुना कि नारद शरण जी के गुरु जी जो थे वो चांदी बनाते थे, वो रांगा से चांदी बनाते थे। और उसका प्रयोग वो जो पैसा मिलता था उसको बेच करके भंडारा कर देते थे, संत सेवा में लगा देते थे। और इस प्रकार के सोना बनाने वाले भी पहले लोग थे। तो चूंकि सोना बनाने में भी इसका प्रयोग होता है, ताम्र, अभ्रक आदि धातुओं के शोधन मारण में भी इसका प्रयोग होता है। और इसके पंचांग के चूर्ण का प्रयोग निरंतर खाने से युवावस्था बरकरार रहती है, कोई बीमारी नहीं आती, इसलिए इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। और चूंकि बहुत लोग इसको पहचानते ही नहीं थे, तो संत महात्मा इसको इधर उधर से खोज करके पहाड़ों से और मैदानी भागों में जहाँ भी मिलती थी सब जगह से खोज खोज करके लाते थे और उसको भक्तों में बांटते थे। लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि ये जड़ मूल से ही ख़त्म हो गई। अब बहुत भाग्यशाली लोगों को ही मिल जाती है। और आज भी उन गांवों में, फतेहपुर के यूपी में और कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में संत महात्मा इसके चक्कर में घूमते रहते हैं कि कहीं ये मिल जाए। लेकिन जड़ सहित चूंकि उखाड़ लेते हैं इसलिए वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई। इसलिए अब क्रेसा क्रिटिका तो भाग्यशाली लोगों को ही मिलेगी। लेकिन रुदंती की एक तीसरी जो वनस्पति है उसको कहते हैं, उसका वानस्पतिक नाम है कैपेरिस मूनी। ये कैपेरिस मूनी का वर्णन आचार्य प्रियव्रत शर्मा ने अपने प्रियव्रत निघंटु में इसका वर्णन किया है द्वितीय खंड में। तो उसमें इन्होंने इसके बारे में लिखा है कि ये राजयक्ष्मा की बहुत ही अमोघ औषधि है और बहुत से इसके गुण लिखे हुए हैं। रोगों से बचाती है, राजयक्ष्मा के घाव को भी ठीक कर सकती है, इस प्रकार का वर्णन आचार्य जी ने किया है। लेकिन इसका जो बहुत ज़्यादा प्रयोग शुरू हुआ तो उसका एक ये समझिए इसका प्रयोग अचानक ही हुआ। मुंबई में एक है नानावटी हॉस्पिटल जिसमें डॉक्टर जी कृष्णमूर्ति थे जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस पर रिसर्च किया करते थे। और उनका एक मुख्य जो कार्य था वो वनस्पति द्रव्यों के ऊपर प्रयोग का था। तो अचानक कैपेरिस मूनी से वो परिचित हुए। कारण ये था कि उनके जूनियर एक डॉक्टर थे, नवयुवक थे, तो उनके चेहरे पर मुहासे बहुत बड़े बड़े दाने निकल आए और उन मुहासों की वजह से उनको पस आने लगा, मवाद आने लगा उन फुंसियों में से। और वो एलोपैथी की बहुत सी दवाइयाँ, एंटीबायोटिक वगैरह प्रयोग किए लेकिन उससे उनको लाभ नहीं हुआ। तो किसी ने उनको बताया कि मैसूर के जंगलों में
मैसूर के पास एक स्थान है मैंगलोर। तो मैंगलोर के पहाड़ी जंगलों में एक लता पाई जाती है जिसको वहाँ की जनजातीय, जिनको गोंड जनजातीय कहते हैं, तो उस जनजात के लोग उसका प्रयोग करते हैं और घाव वगैरह, नासूर और सड़े गले घाव में भी उसका प्रयोग करते हैं और ठीक हो जाता है। फिर वो डॉक्टर साहब ने इसको वहाँ मैसूर से मंगवाया, इसके फल प्रयोग होते हैं, तो उसको वहाँ से मंगवाया और उसके चूर्ण का प्रयोग किया उस पर, मुहासों पर, तो उसमें एक सप्ताह बाद उसमें पस आना बंद हो गया और दूसरे सप्ताह तक उनका चेहरा एकदम साफ हो गया। उसके बाद डॉक्टर जी कृष्णमूर्ति को जब ये पता चला तो उनको बड़ी जिज्ञासा हुई और इसके फलों को उन्होंने बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ से मैसूर से मंगवाया और उसका प्रयोग शुरू किया। तो उनके दिमाग में ये आया कि जब ये इतना ज़्यादा घावों को तुरंत भरती है इतनी जल्दी, तो इसका प्रयोग ट्यूबरकुलोसिस में, टीबी में किया जा सकता है और टीबी के मरीजों पर उन्होंने इसका प्रयोग करना शुरू कर दिया। और उनको 1-2 सप्ताह में ही टीबी के मरीजों का बुखार कम होना शुरू हो गया। टीबी के मरीजों में वज़न कम हो जाता है तो वज़न बढ़ना शुरू हो गया और भूख मर जाती है टीबी के मरीजों में तो भूख भी लगनी शुरू हो गई। और 8 सप्ताह तक औषधि देने पर टीबी के मरीज बहुत ठीक भी हो गए, मतलब इसका रिजल्ट 96% आया था। तो लेकिन एक और इसमें विशेषता थी, जो एलोपैथिक के एंटीबायोटिक और मेडिसिन से जो टीबी के मरीज ठीक होते थे, उनका अगर एक्सरे 10 साल बाद भी लिया जाए तो उनके लंग्स में, फेफड़ों पर स्कार्स आते हैं, निशान आते हैं, दिखाई पड़ते हैं। लेकिन इसमें देखा गया कि इस रुद्रवंती से जो मरीज ठीक हुए उनमें वो निशान कभी नहीं आए। एक्सरे देखने से कोई कह नहीं सकता कि ये टीबी का कभी पेशेंट रहा है। तो इससे प्रभावित होकर के उन्होंने इसका प्रयोग शुरू किया और ज़्यादा मात्रा में वहाँ से मंगवाया। और क्रेसा क्रिटिका जो रुद्रवंती है वो तो अब कहीं मिलती नहीं है। कुछ समय पहले मिलती थी लेकिन अब वो दुर्लभ है। लेकिन पंसारियों के यहाँ एक कैपेरिस मुनी, जिसको रुदंती या रुद्रवंती कहते हैं, ये पंसारियों के यहाँ मिल जाती है। इसमें कुछ नकली भी रखते हैं क्योंकि महंगी है, लेकिन फिर भी मिल जाती है। तो इसकी लता होती है वहाँ समुद्र के किनारे के जंगलों में, खासकर केरल, कोंकण और मैंगलोर, इन सब पहाड़ियों में बड़े बड़े वृक्षों में या झाड़ियों पर इसकी लता चढ़ती है और इसकी लताओं में कांटे होते हैं जिसके सहारे ये चढ़ जाती है और इसमें अनार की तरह से फल लगते हैं और उन फलों का ही प्रयोग किया जाता है। खाने में भी इसका प्रयोग होता है और लगाने में भी करते हैं। अगर नासूर या कहीं भी घाव है, चाहे सड़ा गला घाव हो, चाहे वो कैंसर का घाव हो, चाहे टीबी का घाव हो, अगर उसमें इसके चूर्ण का या इसके मलहम का लेप किया जाए तो घाव जल्दी भरने लगते हैं। और इसका प्रयोग, आंतरिक प्रयोग भी खाने में किया जाता है। वो इसका प्रयोग जो है 2 रत्ती यानी 250 मिलीग्राम से शुरू करके और धीरे धीरे बढ़ाते हैं। जैसे वर्धमान पिपली कल्प करते हैं, आयुर्वेद में एक तरीका है पिपली खिलाने का, तो उसी प्रकार से वर्धमान रुद्रवंती कल्प भी किया जाता है। तो वर्धमान रुद्रवंती कल्प कराने के लिए किसी अच्छे वैद्य से, अनुभवी वैद्य से परामर्श लेकर के इसको शुरू करना चाहिए। और इससे मैं समझता हूँ कि टीबी के मरीज एलोपैथिक जो लेते हैं, अब बहुत से टीबी के मरीजों को एलोपैथिक दवाइयाँ अनुकूल नहीं पड़ती हैं और उनका बहुत, एक तो साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है और कभी कभी एलोपैथिक दवाइयाँ लाभ नहीं करती हैं। उन मरीजों को तो इसका प्रयोग करना ही चाहिए और जो मरीज एलोपैथिक कर रहे हैं उसके साथ में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं
तो बहुत जल्दी उनके लंग्स में जो घाव कैविटीज़ बन जाती है जिसमें पस और ब्लड निकलता है वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। इसलिए इसका प्रयोग करना चाहिए। कैपेरिस मुनि रुद्रवंती या रुदंती नाम से अच्छे जो पंसारी हैं वो मंगाते हैं और बेचते हैं। हमारे पास है, मैं इसको दिखा देता हूँ, आप लोग भी देख लीजिए। ये टुकड़े मिलते हैं, ये इस तरह के ये अनार जैसे फल होते हैं और इसके टुकड़े पंसारियों के यहाँ मिलते हैं। ये हैं टुकड़े, इस तरह के टुकड़े कटे हुए और ये अनार जैसे फल होते हैं, ये पंसारियों के यहाँ मिलते हैं। इस प्रकार से ला करके इसको कूट करके महीन चूर्ण बना करके रखना चाहिए। और इसमें जो गूदा होता है वो लुआबदार होता है, जो अंदर मटेरियल इसका जो निकलता है। और इसमें सेम के बीज जैसे इसमें बीज भी होते हैं। और अच्छे पंसारी सब इसको रखते हैं और थोड़ी महंगी है, लेकिन जितना इसका कार्य है उस हिसाब से कोई महंगी नहीं है। और कैसी भी सूखी खांसी हो, या हमने ये देखा है कि जो पोस्ट कोविड कोरोना के बाद जिनके लंग्स खराब हुए, परेशान हुए वो लोग, अब आज भी बहुत लोगों को कफ निकलता है, सूखी खांसी आती है कोरोना के कारण, ऐसे लोगों के लिए ये रामबाण है। इसका प्रयोग करना चाहिए और ये निरापद है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और अनेक प्रकार से इसका प्रयोग। और दूसरी बात यह है कि ये वैसे भी खांसी, कफ, बुखार, इसमें इसका प्रयोग किया जा सकता है। और एक प्रयोग और है इसका, वृद्धावस्था में या बहुत से लोगों को युवावस्था में भी किसी कारण से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं तो उसमें इसका अस्थि क्षय उसको कहते हैं। धीरे धीरे उसमें कैल्शियम की कमी और उसकी हड्डी की डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है और तो हड्डी टूटने की संभावना रहती है। कहीं हल्का सा भी चोट लग गया तो हड्डी टूट सकती है। ऐसे मरीजों पर इसका प्रयोग किया जा सकता है। उसमें असली बंसलोचन मिला सकते हैं। असली बंसलोचन भी दुर्लभ है लेकिन अच्छे पंसारी रखते हैं। तो जितनी रुद्रवंती का चूर्ण हो उतना ही उसमें बंसलोचन मिला लिया जाए और 2 से 3 ग्राम की मात्रा में प्रतिदिन अगर खाया जाए, सेवन किया जाए, चाहे मधु से या दूध से, तो हड्डियां मजबूत होने लगती हैं। और कैंसर का घाव हो या टीबी का घाव हो या कोई नासूर हो जिसमें मवाद निकल रहा हो और उसमें इसका प्रयोग, आभ्यंतरिक प्रयोग खाने में और लगाने में अगर किया जाए तो बहुत जल्दी लाभ होने लगता है और ये निरापद है और कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और चूँकि इसका जो नानावटी हॉस्पिटल में शुरुआत में जो इसका प्रयोग हुआ वो मुहासों पर हुआ, इसलिए जो बच्चे या युवा मुहासों से ज़्यादा पीड़ित हैं और पस निकलता है, मवाद और दाग पड़ जाते हैं चेहरे पर, वो लोग भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। और आप लोगों से प्रार्थना है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार की और हम जानकारियाँ देते रहेंगे। और अगर कोई किसी को कुछ पूछना हो हमसे तो व्यक्तिगत रूप से मेरे फ़ोन नंबर 9889413153 पर संपर्क कर सकते हैं। उसका मैं कोई चार्ज नहीं लेता हूँ, कोई फीस नहीं है। आप कोई भी परामर्श या सलाह लेना चाहें तो हमसे ले सकते हैं। जय सिया राम, जय धन्वंतर, जय धन्वंतर।